करेंगे, इसे अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसके पहले आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची है न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षिप्त में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। पहला किए गए थे, अभी तो 6 हो गए हैं, क्योंकि इसमें से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो मैं पहला बता रही हूँ, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठवां पहले जो था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, तो इसे समाप्त किया गया है। सातवां संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे 6 मूल अधिकार हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 30 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। तो आप जान चुके होंगे कि हमारे मूल अधिकार किस प्रकार हमें हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित करते हैं। यह ऐसा टॉपिक है कि जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। तो इसके पहले हमने अनुच्छेद 19 को समझा था, अब हम अनुच्छेद 20 को समझते हैं। यह अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। किसी भी अभियुक्त, इसमें एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, ये जो दोष सिद्ध लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली लिखा हुआ है दोष सिद्धि। ठीक है, दोष सिद्धि के
इसे हटा दिया जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण में अनुच्छेद, संरक्षण में है ना, ये है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। तो किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। आ, कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति, इसी के अंतर्गत पहला है कि किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। या दूसरा है उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाता, यानी एक ही अपराध के लिए उसे 2 सजा नहीं मिलेगी। सा है अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस पूर्वपद प्रभाव कानून वह है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या जो ऐसे कृत्यों हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानून में ही है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानून में। दूसरे शब्दों में, जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानून पर प्रभावी रहती है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानून न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यह विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के नहीं है। क्योंकि यह न्यायिक प्रकृति के नहीं है। फिर से बोलती हूँ, चूँकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे है कि स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखित साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है, हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता। पहला, मौखिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर। दूसरा, अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता पर। तीसरा, किसी इकाई की प्रदर्शनी और अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल आपराधिक सुनवाई पर ही हो सकता है, जो आपराधिक प्रकृति की ना हो। तो अभी तक हमने ये समझा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, यह है अनुच्छेद 21। इसको लिख देती हूँ।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रश्न में एक मामला है, इसे प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर आकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन अगला एक और मामला हुआ मेनका मामले में 1978 में। फिर उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा, इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। तो अब हम जानेंगे इसे अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। ये उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। मतलब कि एक विस्तृत तौर पर उन्होंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, इसकी अच्छी तरह से व्याख्या की है, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में खुद भी महसूस करते होंगे। और अब आपको यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अध्ययन के बाद आपको और अच्छी से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये कुल 34 दिया हुआ है, अधिकारों की घोषणा की है, 34 तक है ये पूरा। तो पहले फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित, ये एक मिनट, ये दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। तीसरा, जीवन रक्षा का अधिकार। चौथा, निजता का अधिकार। पांचवा, आश्रय का अधिकार। छठवां, स्वास्थ्य का अधिकार। सातवां, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आठवां, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। नौवां, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। 10वां, त्वरित सुनवाई का अधिकार। 11वां, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। 12, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। 13, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। 14, विदेश यात्रा करने का अधिकार।
आगे है 15 बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, 16 हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 17 आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, 18 सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, 19 राज्य के 19वां राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, 20वां निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, 21वां कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार, 22 महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, 23 सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, 24 सुनवाई का अधिकार, 25 सूचना का अधिकार, 26 प्रतिष्ठा का अधिकार, 27 दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, 28 सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, 29 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, 30 बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, 31 जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, 32 शयन का अधिकार यानी कि सोने का अधिकार, 33 शोर प्रदूषण से मुक्त का अधिकार, 34 विद्युत यानी बिजली का अधिकार। ये हो गया हमारे पूरे 34। तो आपने जाना उसे समझा अच्छे से कि हमारे दैनिक जीवन से आधारित है, चाहे वो बिजली का अधिकार हो या सोने का अधिकार हो या फिर महिलाओं का आदर और मान सम्मान पूर्वक करने का, उनके मान सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार हो, चाहे वो न्यायालय से संबंधित अधिकार हो, बंधुआ मजदूरों का अधिकार है या फिर विदेशी यात्रा और भी बहुत सारे स्वास्थ्य आश्रय मतलब आवास मतलब एक घर में अच्छी सी आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, हर प्रकार के जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज़ होते हैं, हम अपने अधिकारों का यूज़ करते हैं। तो ये सारे किस अनुच्छेद में, हमारे संविधान के 21वें अनुच्छेद में है। तो अब हमें ये भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चौथा है शिक्षा का अधिकार। ये है अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत है ये, मतलब ये अनुच्छेद 21 का ही भाग है, पर जो अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का विकास तो होना ही चाहिए, है ना। और यह हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल हुआ शिक्षा का अधिकार। तो इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। पहले ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर था, इसलिए कानूनी न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था, पर अब ये मूल अधिकारों के अंतर्गत है। तो अब
उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 35 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। इसमें लिखा है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। तो शिक्षा का उल्लेख नीति, निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और हमारे कर्तव्य में भी है। अनुच्छेद 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। अनुच्छेद 21A के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो। में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक के मूल्य के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ हमने समझा अनुच्छेद 21 का को